राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, यह सवाल बरकरार है। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले शनिवार को सुबह 11 बजे कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन विस्तार नहीं हो पाया। कयास ये लगाए जा रहे थे कि अनिल विज को मनाने की कोशिश है, लेकिन सूत्रों के हवाले से अब खबर यह है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की भी कोशिश हो रही है और इस वजह से मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो टला है। अब दावा यह किया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो क्या ऐसे में यह विस्तार संभव है? आपको बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ 5 मंत्रियों ने ही शपथ ली है। तो मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, यह सवाल बरकरार है। मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट थी आचार संहिता लगने से पहले, वो क्यों टला है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और अब ये मंत्रिमंडल विस्तार कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा और क्या कारण रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को अभी साधने की जो कोशिश है उस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है? आज इन तमाम कारणों को समझने की कोशिश करेंगे और इस विस्तार के अंदर और कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिनको जगह मंत्रिमंडल के इस विस्तार में मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के बयानबाजी और अटकलें ये सब अभी चल रहे हैं, लेकिन जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधना ये निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका में रहता है और इसीलिए एक बड़ा कारण हो सकता है कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन किस तरीके से बना रहे, मंत्रिमंडल के अंदर हर क्षेत्र का एक प्रतिनिधित्व दिखे, इस पर सरकार की हमेशा निगाहें रहती हैं और इसीलिए ये सोच समझ करके जो निर्णय हैं वो अमूमन लिए जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो सका है और उसमें भी सबसे अहम बात यह है कि अब चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो ऐसे में क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो पाएगा? और चुनावों के बाद अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता भी है तो फिर समय बहुत अधिक होगा नहीं मंत्रियों के पास कामकाज करने का, क्योंकि उसके तत्काल बाद ही आप देखेंगे कि विधानसभा के भी चुनाव हैं वो होने हैं। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि किस तरीके से इसको लेकर के जो निर्णय है वो लिया जाता है, क्या रास्ता इसका लेकर के सरकार निकालती है और इसके पीछे के जो अहम कारण है आज थोड़ा सा इसको और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर के मंत्रिमंडल का विस्तार, इस पर सभी की जो निगाहें हैं वो लगी हुई हैं। ये मंत्रिमंडल किस प्रकार का रहेगा, इसको लेकर के भी अब जानने और समझने की कोशिश है कि आखिर क्या कारण रहे हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा और इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जातीय और क्षेत्रीय जो संतुलन है ये एक महत्वपूर्ण कारक रहा है जो मंत्रिमंडल विस्तार अभी टला है, और जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें नए चेहरे कौन से होंगे या ऐसे कौन से लोग होंगे जिनको मंत्रिमंडल के अंदर एक बार फिर से जगह मिलती है या कुछ नए लोगों को शामिल किया जाता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो प्रदेश में आप देख रहे हैं कि एक तरीके से मुख्यमंत्री के तौर पर आपने देखा कि नायब सैनी अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, साथ में 5 और मंत्री उनके आप देख रहे हैं कि जो कि कैबिनेट का हिस्सा हैं, लेकिन अभी मंत्रिमंडल का जो एक्सपेंशन है वो होना है और इसी पर आप देख रहे हैं कि निगाहें पूरे राज्य की लगी हुई हैं कि आखिर मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो कब होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, उसको किस तरीके से रखा जाएगा। प्रतिनिधित्व की बात चूंकि आपने देखा है कि अभी मंत्रिमंडल को लेकर के भी कहा गया कि इसमें असंतुलन है, विपक्ष ने इस बात को उठाया कि अभी जो मंत्री हैं उसमें सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इसलिए अब वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या फिर उस संतुलन को कैसे बनाया जाएगा और मंत्रिमंडल का विस्तार अभी क्यों टला है, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं आप देख रहे थे कि पहले चल रही थी। ये काम मेरा नहीं है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का है या मुख्यमंत्री जी का है और जल्दी ही इसकी खबर मिलेगी और मैं समझता हूँ कि 1 आध दिन में हो जाना चाहिए। प्रश्न आपका हाइपोथेटिकल है। अगर आपने प्रश्न में ही बोला अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो जब उनको विस्तार करना होगा, यदि उनको चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन लगेगा तो हमसे पूछेंगे और हम चुनाव आयोग से पूछ के। तो देख रहे हैं एक तरफ तो मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार कैसे होगा, इसके तकनीकी पहलू क्या हैं ये भी समझना होगा और दूसरा ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो विपक्ष बातें कह रहा है उसके जवाब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। नेहा जी बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी आपका भी स्वागत है।
और संजीव कोदान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप वकील हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। संजीव जी, इससे पहले कि मैं राजनीतिक चर्चा में जाऊं, थोड़ा इसका तकनीकी पहलू समझ लेते हैं, दर्शक भी हमारे समझ लें। जरा ये बताएं, चूंकि चुनावी आचार संहिता लग चुकी है, कैबिनेट का एक्सपेंशन हम लोग देख रहे हैं कि होल्ड पर चला गया है, क्या ऐसे समय में ये कैबिनेट एक्सपेंशन हो सकता है? इसके क्या तकनीकी पहलू हैं, इसको कैसे देखा जाए, आप क्या बता सकते हैं दर्शकों को? ये आयुषी ऐसा है, सबसे पहले तो ये समझना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। दीज आर द गाइडलाइंस इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन प्रायर टू द इलेक्शंस रिलेटेड टू दी स्पीचेस, जो पोलिंग बूथ हैं, पॉलिटिकल प्रोफाइल्स हैं, इलेक्शन के कंटेंट्स क्या हैं, उनकी जनरल कंडीशन क्या है, जस्ट टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द स्टेट और इन द कंट्री। ये इफेक्टेड होता है जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हो जाता है और ये खत्म होता है जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या हैं कि जो पॉलिटिकल पर्सन्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वे अपनी पोस्ट होल्ड नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी और प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, कोई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते। तो इस रिलेशन में जैसे आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्या गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो एक्सटेंशन है या जो मिनिस्टर है इनकी ओथ हो सकती है? मेरा जहां तक मेरी नॉलेज है, मुझे इतना लगता है कि गवर्नमेंट पहले अनाउंस कर चुकी है, ओथ हो चुकी है, और विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इट कैन बी पॉसिबल, अदरवाइज इट कैन नॉट बी। ठीक है नेहा जी, अब आते हैं मूल सवाल पर। देखिए, पहले चर्चा थी कि कैबिनेट का जो एक्सपेंशन है वो हो सकता है, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेक्स्ट डे ही चुनाव आचार संहिता लगी और उसके बाद फिर अब ये होल्ड पर है। इसको कैसे देखा जाए, क्या कारण रहे हैं? क्योंकि जो चर्चा थी कैबिनेट एक्सपेंशन की वो नहीं हो सका है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ये जो अधिकार क्षेत्र है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, उन्हें अपनी टीम बनानी है। आयुष जी, आवाज कम आ रही है आयुष जी। जी गर्ग साहब, मैं सही करवाता हूँ। नेहा जी बात रखें आप। जी, कब वो अपनी टीम का विस्तार कर रहे हैं, किनको ले रहे हैं, ये सभी अधिकार क्षेत्र में आती हैं। तो मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की बात माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो है लेंगे, वो हम सबके समक्ष आ जाएंगी। इसको कोई राजनीतिक मुद्दा, आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण देखना चाहिए, क्योंकि एक सरकार की प्रक्रिया है, संगठन में बातचीत होती है, आपको भी मालूम है, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और उन सभी पहलुओं पर बातचीत होगी, क्योंकि हमारे साथ में इस बार जो अभी सरकार बनी है उसमें इंडिपेंडेंट जो विधायक है वो भी साथ है। तो किन किन को कहाँ कहाँ रखना है, इस सब पर चर्चा जो है वो हो चुकी है शीर्ष नेतृत्व के साथ में बैठक। उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे और वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी थे, और शीर्ष नेतृत्व के साथ फैसला हो चुका है। और जो भी बाकी बची कुची बात रही भी होगी तो उस पर फैसला जल्द ही सामने आएगा। अभी ये कह पाना कि चुनाव से पहले हो पाएगा मंत्रिमंडल विस्तार, वो भी संभव नहीं है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि चुनाव के बाद होगा। जो भी फैसला आएगा हम आप तक उसे मीडिया के माध्यम से जनता तक भी जरूर पहुंचाएंगे। गर्ग साहब, जल्द ही होगा कैबिनेट एक्सपेंशन, नेहा जी ये कह रही हैं। हालांकि ये मुख्यमंत्री का अपना खुद का विशेषाधिकार है, वो जब हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा। कैसे इसको आप देखते हैं? देखिए आयुष जी, बात तो ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी का अधिकार क्षेत्र की बात है, कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। और जहां तक कि मंत्रिमंडल विस्तार का मामला है, आपने देखा अब लगभग 2.5 महीने तो चुनाव आचार संहिता रहेगी, उसके बाद फिर 2 महीने बाद फिर विधानसभा चुनाव आने हैं। हो सकता है बीच के अंदर निकाय चुनाव भी आ जाए। तो ये 2024 का जो मामला है ये चुनावी साल है। चुनावी साल का मतलब क्या है? हर एक आदमी फील्ड के अंदर है, जो भी विधायक है उसने आगे चुनाव लड़ने की तैयारी करनी है। लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, तो आदमी उसी चक्कर में लगा रहता है, फील्ड के अंदर लगा रहता है। जहां तक मैं समझता हूँ, जो मुझको थोड़ा ज्ञान है, तो मैं ये 3.5 महीने तो इसी काम में लग जाएंगे। भी लोकसभा चुनाव है, प्रचार करो, फील्ड में जाओ। मंत्री जो होगा ना उस पर सरकारी गाड़ी यूज कर सकता, ना कोई सरकारी घोषणा कर सकता, ये दिक्कत है। उसके बाद मान लो निकाय चुनाव हो गया, फिर चुनाव आचार संहिता लगी, और निकाय चुनाव नहीं होता 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव आना ही आना है।
तो इसका मतलब ये मतलब समझ लो ये पूरा पीरियड तो चुनावी पीरियड में चला जाएगा। दूसरी बात, अब जहां तक चुनाव, आप एक सवाल और भी है, ये मंत्रिमंडल क्यों मतलब रुका, क्यों अटका, किस कारण अटका, मेन बात ये भी है। इसलिए अटका, आप देखिए गृह मंत्री जी थे अनिल विज जी, वो विधायक दल की मीटिंग चल रही थी, मीटिंग को छोड़ कर भाग गए, बोला नहीं मुख्यमंत्री मुझे बनना चाहिए, मैं सीनियर हूं, इस बात का विवाद रहा, उनके पीछे लोग गए, रुक जाओ भाई रुक जाओ। गर्ग साहब, लेकिन ये सवाल तो मीडिया वालों ने बहुत बार पूछ लिया अनिल विज से, वो साफ साफ कह चुके हैं कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरी कोई नाराजगी नहीं है। ये आपको पता है गर्ग साहब की उनकी नाराजगी है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं मेरी कोई नाराजगी नहीं। आयुष जी सुनो, हाथी के दांत खाने को और दिखाने को होते हैं। जिस टाइम मीटिंग छोड़ के भाग के आए उस टाइम का बयान अलग था, और 2 दिन के बाद बयान कुछ अलग था। जिस टाइम वो पत्रकार ने पूछा कोई जवाब नहीं दिया, अम्बाला में जब गोलगप्पे खाए तो कोई जवाब नहीं दिया, और लीजिए इब्राहिम इंद्रजीत लीजिए, आज भी सभी नेशनल पेपर अखबार आए बयान आया हुआ है भाई। गर्ग साहब, अनिल विज तो ऐसे शख्स हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कोई बात ऐसी घुमा फिरा के कहते नहीं, अगर नाराजगी है तो वो खुल के बोल देते, लेकिन उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया मेरी कोई नाराजगी किसी से नहीं है, और ना मैं नाराज हूं, ना मैं संगठन से नाराज हूं, ना मैं मुख्यमंत्री से नाराज हूं, तो स्पष्ट बिल्कुल कह चुके हैं, और कह रहे हैं मैं तो पार्टी के लिए बहुत मजबूती से काम करूंगा, बाकी जो जिम्मेदारी होगी उसको मैं देखूंगा। आयुष जी प्लीज मुझे आधा मिनट बोल लीजिए। ये बात उसने 2 दिन बाद कही है, जिस दिन वो मीटिंग छोड़ गया उस दिन नहीं कही, उससे अगले दिन भी नहीं गई। आप ध्यान से आप पूरा सारा सिस्टम देख लीजिए। दूसरी बात लीजिए, राविंदर जी उनका खुला बयान आया भाई हीर बेल्ट ने सरकार बनाई, और हीर बेल्ट के लोग, प्रदेश की जनता मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। और दूसरी बात फिर कही उन्होंने, ये जो मंत्रिमंडल की जो बात है उसमें 2 विधायक खुद के वो मंत्री बनाना चाहते हैं, एक विवाद ये भी है। तीसरा ये है, आजाद विधायक कहते भी सरकार बनाने में हमारी अहम भूमिका है, हमें भी मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए। कई समस्याएं हैं, ये आप बात मान के चलिए, मंत्रिमंडल बनाना उनका अधिकार क्षेत्र है, अपने सैनी साहब का भारतीय जनता पार्टी का निजी। ठीक है गर्ग साहब, बहुत सारी बातें आपने उठाई हैं, बहुत सारे सवाल हैं, मैं नेहा जी से इसका जवाब ले लूंगा, क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं मुझे लगता है नेहा जी उसको बेहतर बता पाती हैं, लेकिन मैं संजीव जी का एक बार फिर से रुकाता हूं। संजीव जी, टेक्निकली जो बात आपने कही, क्योंकि एक्सपेंशन पर किसी भी तरीके से अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ये अधिकार है और अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, तो इसका जो एक लीगल प्रोसीजर है उसके लिए जो रास्ता है वो पूरा साफ है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगे। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट का मीनिंग भी मैंने बताया, रिस्ट्रिक्शंस भी मैंने आपको बताई, आप कहोगे तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ चीजों को, लेकिन इशू यही है आयुषी की विदाउट परमिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इट कैन नॉट पॉसिबल। मैं पहले भी मैंने यही बोला था, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ। अब जब स्टेट गवर्नमेंट की जहां तक है वो इनके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, गवर्नमेंट हैज पावर, चीफ मिनिस्टर हैज पावर टू डू दैट, बट this period once the model of code of conduct has been implemented or declared in the state in that situation तो this अगर चुनाव आयोग ये परमिशन देता है तो ये कर सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? हाँ डेफिनेटली, मैंने सर यही बताया था आयुष जी, पहले भी मैंने यही क्लियर किया था, अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पॉलिसी स्कीम अनाउंसमेंट जो पब्लिक को किसी तरह भी इन्फ्लुएंस करे वो परमिटेड नहीं है अंडर द मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। और कोई आपका स्पेशल इशू जो मैं बता रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट को एक्सप्लेनेशन चाहती है इलेक्शन कमीशन से और वो अलाउ करते हैं उस चीज को, तो इट कैन बी सिंपली हो सकता है। ठीक है नेहा जी, बजरंग दास जी ने बहुत सारी बातें उठाई और उनका ये कहना है कि ये जो डिले हुआ, आपका जो एक्सपेंशन नहीं हो पाया, उसके पीछे नाराजगी है अनिल विज की। देखिए, विपक्ष को हर किसी बात में ना बाल की खाल खींचने की आदत हो गई है। एक नॉर्मल प्रक्रिया की आवाज नहीं आ रही आयु जी। ठीक है गर्ग साहब, मैं आवाज आप तक पहुंच पाता हूं। ठीक है नेहा जी, बात रखें। ऑब्जेक्शनेबल बात जो है वो कहीं ना कहीं से निकाल कर लाना ही है, ये उनका विपक्ष का धर्म बन चुका है। तो मैं यही कहूंगी कि जो बयान माननीय हमारे अनिल विज साहब ने दिए हैं, आपको उनकी जबान पर ही यकीन नहीं है, उनके शब्दों पर यकीन नहीं है। आपकी तरफ से जो है गर्ग साहब को कितनी बार ये बात बताई गई कि उन्होंने खुद ने ये बात कही है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, मुझे कोई नाराजगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन
गर्ग साहब इस बात को कहने पर तुले हुए थे कि ना तो उन्होंने उस दिन कहा जिस दिन वो अंबाला गए, ना तो उन्होंने गोलगप्पे खाते हुए कहा। तो कई बार किसी बात का ना जवाब देना पॉजिटिव सकारात्मक भी हो सकता है। हमेशा बात का जवाब ना देना नकारात्मक नहीं होता, ये विपक्ष को सोचना होगा। इससे पता चलता है कि विपक्ष की विचारधारा हमेशा सही चलने वाली प्रोसेस, सही चलने वाली प्रक्रिया, सही चलने वाली कार्यवाही में भी कहीं ना कहीं मीन मेख निकालने की आदत में शुमार है। इसी आदत की वजह से वो इस बात को ले रहे हैं। लेकिन मैं आपको और आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को एक बात कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो है सत्ता का लोभ और लालच नहीं है। हम लोग कुर्सी से प्रेम नहीं करते, हम लोग सेवा भाव के साथ इस ड्यूटी को निभाने के लिए आगे आते हैं। और माननीय अनिल विज जी बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही पक्के कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जो जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, जो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी तय करेंगे, वो भूमिका अनिल विज जी भी निभाएंगे और अन्य जो हमारे विधायक गण हैं वो भी निभाएंगे। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो मुझे लगता है विपक्ष की समझ से और स्पेशली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की समझ से बाहर है। क्योंकि इस तरह के जो परिवर्तन हमारी पार्टी में संभव है, हमारी पार्टी में जिम्मेदारी का परिवर्तन संभव है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस तरह की विचारधारा नहीं है। और वहां पर जिम्मेदारी परिवर्तन की बात है, लड़ाई झगड़ा होना, गाली गलौज होना और कार्यकर्ता आपस में ही एक दूसरे की बात पे असहमत होना। तो ये पार्टी कैडर का कल्चर जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए समझ से बाहर है। बगर साहब, ये कल्चर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का और कोई नाराजगी नहीं है, वो कह रही हैं। आप लोग बाल में खाल निकालते हैं बस। आयुष जी, सारा प्रदेश जानता है अनिल विज जी का और मनोहर लाल खट्टर जी का 36 का आंकड़ा था। कभी इनकी बनी नहीं, कभी किसी सम्मेलन में एक मंच के ऊपर ये आए नहीं। आपको पता है स्वास्थ्य विभाग इनके पास था, स्वास्थ्य विभाग में जब मनोहर लाल खट्टर जी इंटरफेयर की 3 महीने उन्होंने काम तक नहीं देखा। गृह मंत्रालय खोजने की पूरी कोशिश की, सीआईडी विभाग उनका खोज लिया गया। ये कहते हमारा भाई सिस्टम एक है। दूसरी बात सुनी थी अरविंद केजरीवाल इनका। आप क्यों कांग्रेस का कल्चर भारतीय जनता पार्टी में ला रहे हैं? ऐसा कल्चर हमारी पार्टी में हम आरोप लगाता था मनोज। आयु जी चुप कराओ एक मिनट, ये बीच में ना इंटरफेयर ना करे। ठीक है नेहा जी, कोई बात है नोट कर ले, अपनी समय में बोले नोट कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पूछना था तुम्हें छोटी बहन से, नू कहते हैं कोई नाराजगी नहीं थी। कोई नाराजगी नहीं तो विधायक दल की बैठक को अनिल विज जी छोड़ के क्यों भागे? क्यों पीछे सांसद भाटिया जी गए और लोग मनाने के लिए? ये बातें सारी दुनिया को पता है, सारा हरियाणा की जनता जानती है। हाँ, नाराजगी थी, पक्की नाराजगी आज भी है, एक नाराजगी थोड़ी है, उसको रोक लो। जो आपके सामने राबित कर दी, खुला चिल्ला रहे, 3 दिन से रोज बयान दे रहे अखबार में। लेकिन कमाल है ना गर साहब, भाई इतनी नाराजगी है उसके बावजूद भी 4.5 साल तक सरकार में गृह मंत्री के तौर पर तो वो काम करते ही रहेगा। इतने ही नाराज होते तो छोड़ देते वो अपना विभाग। नहीं, क्यों छोड़ देते? अगर यही तो वो कह रही नेहा जी कि कोई नाराजगी नहीं भाई, अगर नाराजगी होती तो छोड़ देते। ये तो विपक्ष का काम है कि बाल की खाल निकालना। आयु जी, ये उन्होंने लटके जोर पे काम किया है। जो उसके पास महकमे था, उस महकमे में मुख्यमंत्री जी का इंटरफेयर नहीं होने दिया। ये खास बात है। मुख्यमंत्री जी को रहा मनोहर लाल जी अच्छा कार्यकाल रहा, मगर उन्होंने अनिल विज के विभाग के अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। जब सीआईडी विभाग का मामला आया, देखा सीआईडी रिपोर्ट भी सारी अनिल विज पाती है। जब सीआईडी विभाग मनोहर लाल जी ने अपने पास लिया, सारे को पता है, हर हालात का पता है। चलिए ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। नेहा जी जवाब दीजिए। ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, आपकी बात आ गई। नेहा जी ठीक है, नेहा जी इसका जवाब दीजिए। और एक प्रश्न गर्ग साहब ने यह भी उठाया था कि ये जितना डिले होगा उतना ही आपके जो नए मिनिस्टर्स होंगे उनको काम करने का भी अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर कहीं आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनावों के बाद फिर हम लोग देखेंगे विधानसभा चुनाव में भी ज्यादा समय नहीं होगा, तो ऐसे में कैसे काम कर पाएंगे ये जितना डिले होगा? नेहा जी देखिए, जी शुक्र है गर्ग साहब चुप हो गए हैं, मुझे कहने के लिए जगह दी आपने, धन्यवाद बड़े भाई।
अभी देखिए, सबसे पहली बात तो है आचार संहिता लगी हुई है। चाहे आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे आज मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिया जाए, जैसा कि अभी हमारे बीच में एडवोकेट संदीप जी बैठे हैं, उन्होंने भी कहा कि आचार संहिता के दौरान कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई भी नई पॉलिसी का निर्माण नहीं हो सकता, घोषणाएं नहीं हो सकती। तो यहाँ तो गर्ग साहब की बात एकदम गलत साबित होती है कि ये जो आचार संहिता का टाइम पीरियड है, इसमें चाहे मंत्रिमंडल विस्तार हो या ना हो, इसका फर्क कार्य प्रणाली पर, कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आचार संहिता खत्म होने के बाद ही वो कोई ना कोई नई योजनाएं बना पाएंगे, उसको क्रियान्वयन कर पाएंगे, या फिर पुरानी जो योजनाएं हैं सैनी साहब दिल्ली क्यों बैठे हैं? सैनी साहब दिल्ली क्यों फिरे? बहन जी तो बता दो, वो मंत्रिमंडल की लिस्ट बना रहे बार बार, मनोहर लाल खट्टर की धुन अरे गर्ग साहब, पांच मंत्री तो ऑलरेडी हैं ना मुख्यमंत्री के पास, बाकी जो विभाग किसी के पास नहीं, वो मुख्यमंत्री के पास होते हैं। ठीक है, वो काम तो चल रहा है ना। ठीक है, अभी जवाब लेते ना। ठीक है गर्ग साहब, आपने बात रख ली, भी नेहा जी की बात आ जाए। ठीक है, हाँ नेहा जी। गर्ग साहब एक सेकंड, अब जवाब आ जाए। गर्ग साहब अब जवाब आ जाए भाई। देखिए ठीक है, ऐसे नहीं चिल्लाने से ना तो आपकी बात समझ में आएगी किसी को, और ना ही इस डिबेट में किसी के सुनने का इंटरेस्ट होगा। आराम से बात करते हैं। अब बात आती है अनिल विज साहब के डिपार्टमेंट्स की। देखिए, आपको भी पता है कि मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है अपने मंत्रिमंडल को बनाना। अगर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपनी कैबिनेट में अनिल विज जी को स्थान दिया, तो इसका ये साफ मतलब है कि उनका भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छा वरिष्ठ स्थान है, और वही कैबिनेट में भी उनको स्थान दिया गया। इसमें कहीं पे भी राग द्वेष की बात नहीं आती। दूसरी बात, जब भी पुलिस विभाग की या स्वास्थ्य विभाग की कोई भी घोषणाएं हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अनिल विज जी ने एक ही मंच पर बैठकर उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया, घोषणाएं की, नई योजनाएं बनाई, जनता के साथ रूबरू हुए, सब कुछ चलता रहा। कहां पर आपको राग द्वेष दिखा? कहां पर आपको दिखा कि दोनों मंत्री आपस में बातचीत नहीं करते, दोनों नेताओं की आपस में नहीं बनती है? इस तरह की बातचीत, जो रूमर उड़ते हैं प्रांत के अंदर या आप मीडिया के अंदर कुछ भी बातचीत उठते हैं, उस चीज को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन जब भी क्या स्वास्थ्य विभाग का सुचारू रूप से संचालन नहीं हुआ? क्या उनकी फाइलें माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से पास नहीं हुई हैं? आप देखिए कि हरियाणा प्रांत जो है पिछले सरकारों के समय से अब जो है पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य विभाग का हरियाणा में नंबर 1 पोजीशन पर आया। कैसे आया? अगर कार्य उनके नहीं होते तो कैसे होता? अगर दोनों नेताओं में तालमेल नहीं होता तो स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग का काम सुचारू रूप से चल ही नहीं सकता था। तो इस तरह के रूमर और गलत नैरेटिव सेट करना विपक्ष की, मुझे लगता है वही उनका धर्म है, उनकी आदत में शुमार है। ये तो चलता रहेगा, लेकिन जनता जानती है कि जिस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जो जिम्मेदारी दी गई है, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हैं, बिना किसी के कार्य में कोई अड़चन पैदा किए। हम एक देश के लिए काम करते हैं कि हमने जनता के जन कल्याण के लिए काम करना है, और हर नेता का वो एक मेन मुख्य। गर्ग साहब, मुझे लगा इसका जवाब देना चाह रहे हैं। मैं गर्ग साहब आ रहा हूं आपके पास में, एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ एडवोकेट मौजूद हैं, संजीव जी। संजीव जी, क्योंकि इसके टेक्निकल जो आपने एस्पेक्ट्स बताए कि देखिए अगर चुनाव आयोग से परमिशन ले ले गवर्नमेंट तो फिर वो एक्सपेंशन कर सकती है, लेकिन उसका कोई आउटकम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आप कोई घोषणाएं, कोई योजनाओं के बारे में तो आप कुछ कह नहीं सकते हैं और कोई काम आप कर नहीं सकते हैं। तो क्या इसलिए इस तरीके का कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता है, होने के बावजूद भी कि ये टेक्निकलिटीज हैं इसके अंदर? आप चाहें तो विद ड्यू परमिशन इलेक्शन कमीशन आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। देखिए आयुष जी, मैं फिर वही चीजें रिपीट होंगी। इलेक्शन कमीशन परमिशन दे देता है, एक स्टेप आगे चलते हैं, ओथ उनकी हो चुकी है, डिपार्टमेंट उनको मिल जाएगा, लेकिन वो पॉलिसी नहीं बना सकते, कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा इशू वो अपनी ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते, किसी सरकारी मशीनरी का यूज नहीं कर सकते। तो कोई भी काम जो पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो इन कैपेसिटी ऑफ ए मंत्री वो नहीं कर पाएंगे जब तक कोड ऑफ कंडक्ट रहेगा। द डिफरेंस वुड बी ओनली दैट कि वो ओथ ले लेंगे और डिपार्टमेंटल ओथ हो जाएंगे, दैट वुड बी द डिफरेंस ओनली। ठीक है संजीव जी, अब आपकी इसी बात के साथ चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो हालांकि अब आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो कब होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन उसके साथ में ये भी है क्योंकि अब चुनावी आचार संहिता लगी हुई है, तो ऐसे में अगर एक्सपेंशन ये होता भी है तो भी वो मंत्री किसी तरह की कोई घोषणाएं नहीं कर सकते। हालांकि अब देखना यह है कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो कब होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है और उसमें ऐसे कौन कौन से चेहरे हैं जिनको जगह मिलती है। आज जनता जाने हमें मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। राम राम।